अस्सलाम वालेकुम। आई एम सप्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके में ईटा के रिटन टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। जो दो छोटी सीटें थी जिस तरह के सीटीआईटी एटी, जहां पर कैंडिडेट्स की तादाद कम थी, उनके टेस्ट हो चुके हैं। जबकि वो सीटें जहां पर एप्लीकेंट्स की तादाद ज्यादा है, जिस तरह के पीएसटी और सीटी, तो उनके टेस्ट अभी कंडक्ट होने हैं। अब इनकी कंडक्ट होने की डेट को लेकर कैंडिडेट्स के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो कुछ डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक डिविजन्स के लिए हैं, जबकि कुछ डिविजन्स की डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुई। तो अभी चूंकि टेस्ट होना है, आपके पास मुतवक्के कुछ दिन हैं अभी, जिस तरह के 20-25 दिन तो कम से कम है पीएसटी और सीटी के रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए। तो उस सिलसिले में आप लोगों की रिवीजन को और आप लोगों की तैयारी को लेकर हम एक नए सेशन का आगाज कर रहे हैं 20 अप्रैल से, जिसमें आप लोगों के रिवीजन टेस्ट कंडक्ट हो जाएंगे और उनके जरिए आप लोगों की इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। तो इस तैयारी के सिलसिले में एक नए सेशन का आगाज 20 अप्रैल से हो रहा है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ये अगर हम देखें तो एटी का टेस्ट कंडक्ट हुआ था 13 अप्रैल को। तो इस ओरिजिनल पेपर को इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करना होता है, राइट आंसर को किस तरीके से पिक करना होता है। तो हम बाकायदा तौर पर पेपर की डिस्कशन का आगाज करते हैं। तो आज के पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले 30 क्वेश्चन स्पेसिफिकली अरबी से रेलिवेंट थे। तो अब चूंकि वो टेस्ट हो चुका है तो हम अगले 70 एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंग्लिश से रेलिवेंट है, पेडागोजी से रेलिवेंट है, मैथमेटिक्स से रेलिवेंट है और जनरल साइंस से रेलिवेंट है। तो पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ सॉफ्ट जी साउंड। हमारे पास 4 वर्ड हैं, चारों जी से शुरू हो रहे हैं और इनमें से एक में जी की जो साउंड है वो सॉफ्ट है। अब जी की सॉफ्ट साउंड क्या है, अगर आप इनको पढ़ें तो इसे पढ़ेंगे आप जायंट, इसे पढ़ेंगे गोट, गिफ्ट, गेम। आप देखेंगे कि इन तीनों में जो जी की साउंड है वो गाफ की आ रही है, जबकि इसमें जो साउंड आ रही है वो जीम की आ रही है, जो कि सॉफ्ट साउंड काउंट होती है। तो यह है जायंट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज अ सॉफ्ट जी साउंड, तो ये जायंट इज द राइट आंसर। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ लिसन। लिसन यानी कि सुनना, इससे ऑपोजिट क्या है, इससे ऑपोजिट है ना सुनना यानी कि इग्नोर कर देना। सो राइट आंसर विल बी इग्नोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटर जेंडर। अच्छा, जेंडर में मेल होता है या फीमेल होता है, तो बॉय जो है ये आपके पास मेल है, काउ फीमेल है, क्वीन फीमेल है। इनमें से एक चेयर यानी कि कुर्सी एक ऐसी चीज है जो कि आपके पास न्यूटर जेंडर में काउंट होती है, इसमें मेल और फीमेल का जिक्र नहीं है। सो इट इज अ न्यूटर जेंडर। शी डैश टीवी राइट नाउ। अब हमने देखना है कि यहां पे हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे या कौन सी वर्ब लगाएंगे। तो राइट नाउ इसका मतलब यह है कि अभी काम हो रहा है। शी इज वॉचिंग, ठीक है, तो इसमें आपके पास प्रेजेंट जो वर्ब है वो आनी है और प्रेजेंट कंटिन्यूस की आनी है। शी इज वॉचिंग टीवी राइट नाउ। ये जो होता है ना वॉच और वॉचेज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है और ये तब आता है जब आप एक आदत बताना चाहते हो, तो उसमें फिर राइट नाउ नहीं आएगा फिक्रे में। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। खूबसूरती जेवर की मोहताज नहीं होती, तो ब्यूटी को अंडरलाइन किया गया है। तो हमने इसको देखना है कि ये किस तरह का नाउन है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि आप इसको ब्यूटी को इस वर्ड को एज ए मैटर कंसीडर नहीं करेंगे। सारा इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, हमने यहां पर अप्रोप्रिएट आर्टिकल लगाना है। अब ये वर्ड एच से शुरू हो रहा है लेकिन इसकी जो साउंड है वो ऑनेस्ट की है, तो ऑनेस्ट की साउंड मतलब वॉल साउंड है। तो सारा इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो ऑनेस्ट को आप हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आप इसे ऑनेस्ट पढ़ेंगे। तो फिर इसकी जो साउंड है वो आपके पास वॉल साउंड आएगी, तो इसलिए इससे पहले जो आर्टिकल आएगा वो एन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट बॉयज। अब ये एक छोटा सा सेंटेंस है, तो ये किस तरह का सेंटेंस है, क्या इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है या कोई बात डिक्लेयर की गई है या कोई ख्याल का इजहार हो रहा है, एक्सप्रेशन का इजहार हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें हुक्म दिया जा रहा है। तो लिसन बॉयज, तो ये आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, फाइंड द वर्ड विद इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसके शुरू में कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। सो दैट इज राउंड, राउंड हमारा यहां पर राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन कौन सा है जो दो वर्ड्स के मिलने से बना हुआ है? तो यहां पे टूथ पेस्ट, ये हमारे पास कंपाउंड नाउन है, जिसमें अगर देखा जाए तो टूथ अलग से भी आपके पास एक नाउन होता है, पेस्ट अलग से भी एक नाउन होता है, लेकिन दोनों को मिलाया गया है, तो ये आपके पास टूथ पेस्ट एक कंपाउंड नाउन है। विच ऑफ दीज इज अ कंक्रीट नाउन। इनमें से कौन सा कंक्रीट नाउन है? कंक्रीट नाउन वो होते हैं जिन्हें आप टच कर सकें एज ए मैटर। तो जॉय खुशी, सैडनेस सदमा, ऑनेस्टी ईमानदारी, इनमें से किसी चीज को आप टच नहीं कर सकते, इनका वजन नहीं होता। तो टेबल एक ऐसी चीज है जो कि यहां पर वजन भी रखती है, जगह भी घेरती है, मैटर है, तो ये कंक्रीट नाउन है। ही वॉज जेनरस टू, यहां पर हमने देखना है कि टू के बाद कौन सा आर्टिकल लग सकता है। ही वॉज जेनरस टू द हेल्पलेस ऑर्फन्स, तो यहां पर द आएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है वी शुड ऑलवेज ट्रीट अदर्स विथ काइंडनेस एंड डिग्निटी। तो यहां पे डिग्निटी को अंडरलाइन किया गया है। तो ये डिग्निटी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? ये आपके पास नाउन है। जिस तरह आप कहते हैं ना ऑनेस्टी नाउन है, ब्रेवरी नाउन है, इसी तरह डिग्निटी आपके पास क्या है? नाउन है। आइडेंटिफाई द रेगुलर वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इनमें से हमारे पास रेगुलर वर्ब की एग्जांपल है जंप। द बर्गलर्स आफ्टर सर्चिंग द इंटायर हाउस, यानी कि घर में घुसने वाले जो लुटेरे हैं, डुकेट हैं, वो पूरे घर में तलाशी के बाद फाउंड द लॉकर एंड ओपन इट। अब इस सेंटेंस में एंड का यूज आया है, तो एंड क्या है? एंड यहां पे हमारे पास कंजक्शन है, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ हिस्सों को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दिस इज डैश हाउस शी वॉज रेफरिंग टू। दिस इज द हाउस शी वॉज रेफरिंग टू, क्योंकि हम हाउस को स्पेसिफाई कर रहे हैं। दिस इज द हाउस, ये वो घर है, ये वही घर है, दिस इज द हाउस यहां पे आएगा। दीज स्कल्पचर्स आर मेड ऑफ मार्बल एंड लाइमस्टोन। स्कल्पचर्स को अंडरलाइन किया गया है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? ये हमारे पास नाउन है। वी कंटिन्यूड वर्किंग ऑन द असाइनमेंट लास्ट नाइट। अब यहां पे वी जो है ये आपके पास प्रोनाउन आ गया, कंटिन्यूड वर्ब आ गया। वर्किंग क्या है? वी कंटिन्यूड वर्किंग, तो ये हमारे पास जो वर्किंग है यहां पे जेरेंड आएगा। जिस तरह आई लाइक राइटिंग, तो राइटिंग जेरेंड हो जाएगा। द प्लेन डैश डिपार्टेड बिफोर द पैसेंजर्स अराइव्ड। अब ये जो सेंटेंस है अगर आप देखें तो इसमें दो हिस्से हैं, एक बिफोर से पहले है, एक बिफोर के बाद है। तो द प्लेन डैश डिपार्टेड बिफोर द पैसेंजर्स अराइव्ड, चूंकि ये हमारे पास पास्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। द प्लेन हैड डिपार्टेड, ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से राइटर होगा। बिवेयर ऑफ सैटन, शैतान से बचो फॉर द सेफ्टी ऑफ योर रिलीजन। तो यहां पे बिवेयर क्या है? बिवेयर यहां पे वर्ब है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से जो एटमॉस्फेयर के करेक्ट स्पेलिंग है वो थर्ड वन है, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इस्लामियात वाले पोर्शन से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहां जाकर ठहरी? कोहे जूदी के मुकाम पर यह कश्ती ठहरी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बैतुल मामूर किस आसमान पर कायम किया गया? तो हुजूर के लिए बैतुल मामूर कायम किया गया 7वें आसमान पर। यह मेराज के सफर के दौरान यह वाकया हुआ था कि बैतुल मामूर 7वें आसमान पर कायम किया गया। कुरान मजीद के किस पारा में सहाबे कहफ का जिक्र है? तो सहाबे कहफ का जिक्र है, ये जो पारा है पारा नंबर 15 सुबहानल्लाजी इस पारा का नाम है, तो उसमें सहाबे कहफ का जिक्र है सूरह कहफ में। गज़वा बदर का वाकया कब पेश आया? 17 रमजानुल मुबारक को। ये हिजरी में अगर पूछते हैं तो 2 हिजरी। हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा का असल नाम क्या था? उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा का असल नाम रमला बिन्त अबी सुफियान था, तो रमला नाम था इनका, क्योंकि उम्मे हबीबा कुनियत बन जाती है। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस? एओ ह्यूम जो था ये ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का फाउंडर था। सर सैयद अहमद खान कहां पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। जुल्फकार अली भुट्टो पावर में कब आए? जुल्फकार अली भुट्टो एज ए प्रेसिडेंट पावर में आए थे 20 दिसंबर 1971 को। फॉर हाउ मेनी ईयर्स आर द मेंबर्स ऑफ सेनेट सिलेक्टेड? जो सेनेट के मेंबर्स हैं इनको इलेक्ट किया जाता है 6 साल के लिए। अकॉर्डिंग टू मोस्ट जियोग्राफी सोर्सेज
पाकिस्तान के मगरिब में कौन सा मुल्क है? अगर आप पाकिस्तान के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में देखें तो पाकिस्तान के ईस्ट में अगर हम देखें इंडिया है, पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया, तो वेस्ट में अफगानिस्तान और ईरान है, नॉर्थ में चाइना है और साउथ में बहरे हिंद है या बहरा अरब आप कह सकते हैं, अरेबियन सी है। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस विच इज द थर्ड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन? सन के बाद जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड, वो डिस्टेंस वाइज कौन से हैं? तो पहला प्लेनेट है मरकरी, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, तो थर्ड नंबर पे अर्थ है, फोर्थ नंबर पे मार्स है, तो हमारा राइट आंसर है अर्थ। राणा सांगा वाज द रूलर ऑफ, राणा सांगा रूलर था मेवाड़ का, मेवाड़ के हुक्मरान थे। हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब? सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद, यानी कि सिखों और अंग्रेजों की जो दूसरी बड़ी जंग हुई थी उसके बाद पंजाब का इल्हाक बरतानवी हुकूमत के साथ कर दिया गया, तो उसके पहले चीफ कमिश्नर जो बाद में वायसराय बने उनका नाम था लॉर्ड लॉरेंस। द मोस्ट सुपीरियर कास्ट ऑफ हिंदूज, हिंदूज की सबसे सुपीरियर कास्ट जो है वो ब्राह्मण्स हैं, दूसरे नंबर पे कश्तरी हैं जो कि उनकी आर्मी होती है, फौज होती है, फिर वेश हैं जो कि उनके किसान होते हैं, और चौथे नंबर पे शूदर्स हैं जो कि सबसे नीचे माने जाते हैं हिंदू कास्ट सिस्टम में। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंट्रीज नेशनल पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर? अगर तो हम जस्ट डायरेक्टली की बात करें तो वो 32 टू 35 के राउंड अबाउट है, लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओवरऑल मिला के लाइव स्टॉक हर लिहाज से तो 65% बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज रीन्यूएबल? एनर्जी का रीन्यूएबल सोर्स जो है वो वाटर है, क्योंकि वाटर को अगेन और अगेन आप यूज कर सकते हैं। ऑयल यूज हो जाए खत्म हो जाता है, यूरेनियम खत्म हो जाती है, गैस खत्म हो जाती है, तो ये वाले नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इनमें से वाटर है, एयर है, ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। विच वन इज द लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेचुरल हार्बर जो है वो कराची है। पोर्ट कासम भी बहुत बड़ी है, लेकिन वो आपके पास नेचुरल हार्बर नहीं है, जबकि जो गवादर है वो डीपेस्ट हार्बर के तौर पर काउंट होगी। ओशन कंटेन्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर ऑफ प्लेनेट अर्थ? हमारी जमीन का जो टोटल पानी है, अच्छा अब यहां पर ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ का 71% ओशंस हैं और 29% लैंड है। तो ये क्वेश्चन उस पर्सपेक्टिव में है, तो हमारे पास 71% जो है वो ओशंस है, तो ओशंस जमीन का 71% है। लेकिन अगर हम बात करें ना कि जमीन के पानी की तकसीम करें, तो जमीन के पानी का 97% जो वाटर है वो ओशंस में है। 2% वाटर जो है वो आइस कैप्स की शक्ल में पहाड़ों पर जमा हुआ है, और 1% जो वाटर है वो आपके पास फ्रेश वाटर है, जिसमें सारे दरिया आ जाते हैं, सारी झीलें आ जाती हैं, अंडरग्राउंड पानी आ जाता है, नहरें आ जाती हैं। तो क्वेश्चन किस लिहाज से पूछा गया है उस हिसाब से हमारा आंसर बनता है। थर डेजर्ट कहां पे है? थर डेजर्ट सिंध में है, थल और चोलिस्तान पंजाब में है। तो यहां पे हमारे पास है थल और चोलिस्तान, जबकि सिंध के अंदर थर का सहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a proposal for the establishment of All India Muslim League was presented by, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एस्टेब्लिश करने का प्रपोजल सर सलीमुल्लाह खान ने दिया था। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। ये अब उर्दू से रेलेवेंट क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं, तो ये आपके पास जो है मुस्कुराहट यहां पर क्या है? ये इस्म मस्दर है। दरअसल में से कौन सा जुमला हरूफ तासुफ का इस्तेमाल जाहिर करता है? काश में ये मौका जाया ना करता। ये आपके पास हरूफ तासुफ है। लफ्ज डांट डपट का सही मानी क्या है? डांट डपट का सही मानी है जब्र। पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज जलंधरी ने लिखा। वो कलमा जो किसी इसम की तकरार से बचने के लिए इस्तेमाल हो, जिस तरह हम कहते हैं कि अली स्कूल आया, अली ने किताब खोली, अली ने टेस्ट दिया, तो यहां पर अली की जगह पर बार बार हम
कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे जिसे इस्म ज़मीर कहते हैं। तो अली स्कूल आया, उसने किताब खोली और उसने टेस्ट दिया, तो उसका वर्ड जो है वो इस्म ज़मीर हो जाएगा। कलाम में ऐसे अल्फाज जिनके मानी एक दूसरे के मुखालिफ हों क्या कहलाते हैं? तजाद कहलाते हैं, सनद तजाद। मुरक्कब इशारे किससे मिलकर बनता है? मुशार और मुशार अलैह के मिलने से बनता है, तो यहाँ पे इस्म इशारा और मुशार अलैह इज राइट आंसर। मुरक्कब जुमला जो दो या दो से ज्यादा मुफरद जुमलों को मिलाने से बने तो उसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। जुमले के दो बड़े हिस्से होते हैं जिनमें एक ताल्लुक पाया जाता है जो कलाम को पूरा कर देता है और सुनने वाले को कोई कमी महसूस नहीं होती, इस ताल्लुक को कहते हैं मुब्तदा। लफ्ज मंडलाना का सही मानी क्या है? इसका मानी है चक्कर लगाना। नेक्स्ट हमारे पास मैथ से रेलेवेंट क्वेश्चन आ गए हैं। अ लाइन हैज, मैथमेटिक्स में जो एक लाइन होती है इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये दोनों तरफ जारी रहती है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइएंगल। एक ट्राइएंगल है जिसकी एक साइड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, एक साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, एक साइड की लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो ए बी आ जाता है 4 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर और ए सी 3 सेंटीमीटर। तो हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर के लिए आप सारी साइड्स की लेंथ्स को जमा कर देते हैं, तो 3 जमा 4 7 जमा 5 12, सो 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? अच्छा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 1000 मीटर मल्टीप्लाई 1000 मिलीमीटर। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक के बाद 3 जीरोस आ जाएंगी, तो ये आपका राइट आंसर है। तो यहां पे हमारे पास ये लिखा हुआ है 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉटल हैज 3 लीटर्स एंड 240 मिलीलीटर एंड अदर हैज 3 लीटर एंड 350 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर। तो हमने देखना है कि टोटल पानी कितना है। आप इनको जमा कर लें, लीटर्स को और मिलीलीटर्स को। एक में 3 लीटर 240 मिलीलीटर है, दूसरे में 3 लीटर 350 मिलीलीटर है। आप इनको जमा करेंगे, आपके पास आपका राइट आंसर आ जाएगा 0 9 5 3 और 3 6, तो 6 लीटर 590 मिलीलीटर। दिस इज द राइट आंसर। ये एक आसान क्वेश्चन था। एक रेक्टेंगल है 60 मीटर लंबी है, 40 मीटर चौड़ी है और एक पाथ कंस्ट्रक्ट किया गया इसकी इनर साइड पर जो कि 2.5 मीटर वाइड है। इसका एरिया बताना है। अच्छा, पहले तो रेक्टेंगल आपके पास ये आ गई और इसके अंदर ये पाथ उन्होंने बना दिया हर तरफ से 2.5 मीटर। तो हमने बताना है कि पाथ जो है ये वाला, ये पाथ का एरिया कितना है। उसके लिए हम एक तरीके पीछे पढ़ चुके हैं कि हमने पहले पूरी ट्राइएंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि 60 मीटर 40 मीटर। तो आपके पास जो आउटर रेक्टेंगल बन रही है पूरी, उसका एरिया है 60 × 40 यानी कि 2400 मीटर स्क्वायर। अब आपने इनर का एरिया देखना है, इनर रेक्टेंगल। अब आपको इनर रेक्टेंगल की पहले लेंथ चाहिए। इनर रेक्टेंगल की लेंथ क्या है कि 2.5 मीटर ये कम हो गया, 2.5 मीटर ये कम हो गया, तो 5 मीटर कम हो गया। तो इनर की लेंथ अगर हम इस तरह देखें तो ये 55 मीटर रहेगी, और अगर हम इस तरह देखें तो 40 में से 5 कम हो गया, ये 35 मीटर रहेगी। तो आपने 55 को 35 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास ये इनर रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। अब आपने आउटर यानी कि 2400 में से इसकी जो प्रोडक्ट आपके पास जो भी आंसर आए, 55 को 35 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो भी आंसर आए उसको आपने 2400 में से माइनस कर देना है। आपका राइट आंसर आ जाएगा 475 मीटर स्क्वायर। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन तो आप लोग कर ही लेंगे। आई थिंक ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि पाथ का आपने एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करना है। एक लाइब्रेरी के अंदर 2 आउट ऑफ 5 ऑफ टोटल बुक्स जो है वो हदीस की बुक्स हैं, 3 आउट ऑफ 4 ऑफ रिमेनिंग बुक्स आर मैथमेटिक्स बुक्स, और 842 बुक्स जो हैं वो दूसरे सब्जेक्ट्स की हैं। तो बताएं टोटल बुक्स कितनी हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटल बुक्स हैं X। हदीस की बुक्स कितनी हैं? हदीस की बुक्स आपके पास हैं 2 आउट ऑफ 5 X। अब आपने देखना है कि 3/4 ऑफ रिमेनिंग बुक्स आर मैथमेटिक्स। पहले तो हमें पता होना कि रिमेनिंग बुक्स हैं कितनी। तो रिमेनिंग बुक्स आपके पास हैं
टोटल x थी -2 आउट ऑफ 5x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 5, डिनोमिनेटर कॉमन आ गया, ऊपर 5x -2x, आपका आंसर आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 5। ये आपकी रिमेनिंग बुक्स हैं। जो रिमेनिंग बुक्स हैं उनका 3/4 मैथमेटिक्स है। तो मैथ आपके पास, मैथ की बुक्स हैं 3 आउट ऑफ 4 ऑफ 3 आउट ऑफ 5x, ये आपके पास बन जाता है 9 ऑफ 20x। ये आपके पास मैथमेटिक्स की बुक्स है। अब 842 बुक्स रिमेनिंग हैं, वो बाकी सब्जेक्ट्स की हैं। अब बाकी जो रिमेनिंग बुक्स हैं यहां पर वो 842 हैं, और 842 किस में से हैं? आपकी ये जो रिमेनिंग बुक्स थी इसमें से आपने इसको माइनस करना है। 3 आउट ऑफ 5x माइनस 9 आउट ऑफ 20x इज इक्वल टू 840। अब यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे वो आपके पास होंगी टोटल नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि मैंने आपको इक्वेशन बनाकर दे दी है, और इस इक्वेशन से आप रिमेनिंग बुक्स काउंट कर सकते हैं कि आपके पास पहले रिमेनिंग बुक्स ये बच गई थी, इसमें से ये आप अगर मैथमेटिक्स की बुक्स निकाल दें तो बाकी की जो बुक्स बचती हैं वो 842 बचती हैं। तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है 4x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू, ये सबसे सिंपल अलजेब्रा का क्वेश्चन है। 4x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2। आप 6 को दूसरी साइड पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ ये 12 हो जाएगा। 4 को इधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी, x विल बी इक्वल टू 3। सो x का जो आंसर है वो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है -1, 3, 7, 11 और 15, इनमें क्या कॉमन डिफरेंस है? तो हमने देखना है कि -1 और 3 में कितना डिफरेंस है। सबसे पहले -1 और 3 में, तो माइनस, अगर आप इसे लाइन पर ड्रा करें तो लाइन पे पहले आता है -1, फिर आता है 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3। तो यहां पर जो डिफरेंस आया है वो +4 का आया है, यानी कि -1 से 3 तक आते हुए आपने +4 किया है। अच्छा, 3 से आगे आपने 7 तक देखना है, 4, 5, 6 और 7। 3 से 7 तक आने में फिर +4 हुआ है, 7 से 11 तक +4 हुआ है, 11 से 15 तक +4 हुआ है। तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो +4 का आ रहा है। सो इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस +4 का है। कहते हैं देयर इज अ सर्टेन पेयर ऑफ नंबर्स, दो नंबर्स हैं कोई भी, द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड थ्राइस द सेकंड नंबर इज 61। अच्छा, अगर पहला नंबर x है तो 2x, यानी कि पहले नंबर का ट्वाइस, और दूसरा नंबर है y, तो y का जो थ्राइस है इट इज इक्वल टू 61। अच्छा, फिर अगर हम सब्सट्रैक्ट करें, माइनस करें 5 टाइम्स द सेकंड नंबर के 5 टाइम्स को अगर हम माइनस कर दें 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर इसमें से, तो आपका आंसर आएगा 45। अब आप दोनों नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं यहां से। तो तरीके करके आपके पास दोनों इक्वेशंस दे दी गई हैं। पहले तो आप दोनों इक्वेशंस को सेम लेवल पे लाएं, तो उसके लिए या तो आप 3 और 5 को सेम नंबर पे लाएं, 15 कर लें, तो इसके ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले को 3 से। या फिर दूसरा तरीकेकार यह है कि आप x के कोएफिशिएंट सेम कर लें, उसके लिए आपको पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी आसानी के लिए पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 122। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस ऐसी आ गई हैं जिसमें दोनों के पास 4x है। तो अब आप या तो पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर दें, तो आप इसको या फिर दोनों इक्वेशंस को जमा कर दें। तो हम इनको इस तरीके से लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है 4x प्लस 6y 122, और नीचे वाली इक्वेशन है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 45। अगर हम दोनों को जमा करते हैं तो 4x और 4x 8x हो जाएगा, और 6y में से 5y निकल के अकेला y रह जाएगा, यानी कि दोनों वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे, उसका हमें फायदा कोई नहीं है। तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे आपको पता है कि सिंबल जो है ये चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया, 6 और 5y हो जाएगा 11y,
और 122 में से जब आप 45 को माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 77। तो 11y आ गया है 77 के इक्वल। दोनों साइड्स को 11 से डिवाइड कर दें तो ये आपका y इक्वल आ गया 7 के। तो 7 इज द राइट आंसर। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 7 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स आर x माइनस 3 एंड x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24। ये दोनों के HCF और LCM दिए गए हैं। हमने पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करने हैं। हमें एक पोलिनोमियल दे दिया गया है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला यह है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पोलिनोमियल है a, दूसरा पोलिनोमियल है b, इनका प्रोडक्ट इक्वल है इनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के। तो ये फार्मूला है, यानी कि दो पोलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट है वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब आपको HCF भी दिया गया है, LCM भी दिया गया है। आपको एक पोलिनोमियल फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं a भी दे दिया गया, सिर्फ b फाइंड आउट करना है। तो b विल बी इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइडेड बाय a। अब आपने इसे किस तरीके से सॉल्व करना है? HCF आपके पास पहले सिंपल करके दिया गया x माइनस 3, जो a है इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लें। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 की मैंने अगर फैक्टराइजेशन करनी हो तो किस तरीके से करूंगा? हम यहां पर इसको दो सिंपल प्रोडक्ट्स में ले लेंगे। तो पहले से करेंगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6। इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x को कॉमन लेंगे x माइनस 6 आ जाएगा, प्लस 1 को कॉमन लेंगे x माइनस 6 आ जाएगा। तो आपके पास एक x माइनस 6 बन जाएगा और एक x प्लस 1 बन जाएगा। हमने इसको फैक्टराइज इसके फैक्टर्स बना लिए हैं x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के। एक आपके पास है x माइनस 6, एक है x प्लस 1। HCF आपके पास सिंपल हो गया, a सिंपल हो गया। ये जो LCM है ना, ये एक बड़ा पोलिनोमियल है जिसमें बड़ी डिग्री 3 है। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 या 3 से ज्यादा हो, इसके फैक्टर्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। उसे हम कहते हैं, उस थ्योरम को कहते हैं रैशनल जीरो थ्योरम। यानी कि हम ऐसे रैशनल नंबर्स लेंगे, पॉसिबल रैशनल नंबर्स, जिनको अगर हम यूज करें तो इसका जो आंसर है वो 0 के बराबर आए। तो यहां पर अगर आप 2 यूज करें ना तो इसका आंसर 0 के बराबर आएगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो आपने यहां पर करना क्या है कि पहले तो आपने इसको कंसीडर करना है, इस फार्मूले को, कि दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट बराबर होता है HCF और LCM के प्रोडक्ट के। जब आपने इसे ये फार्मूला ड्राइव कर लिया तो वैल्यूज को पुट करने से पहले आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। HCF पहले ही सिंपल है, a की वैल्यू को आप सिंपली फैक्टराइज कर सकते हो, इसके फैक्टर आसानी से निकाल सकते हो। LCM के फैक्टर्स निकालने के लिए आपको रैशनल जीरो थ्योरम पहले अप्लाई करना पड़ेगा, और उसमें आप क्या करते हो, आप लीडिंग कोएफिशिएंट और जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, आप इनके फैक्टर्स निकालते हो और पॉसिबल फैक्टर्स को पुट करके देखते हैं। तो अगर आप इसके 24 के फैक्टर्स पुट करके देखें तो 2 एक ऐसा फैक्टर है जिसको पुट करने पर इस एक्सप्रेशन का आंसर 0 आता है। तो वहां से आप उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो इस थ्योरम को हम बोलते हैं रैशनल जीरो थ्योरम। तो जब आप उसको इस फार्मूले के मुताबिक सिंपल करके यहां पर लिखेंगे तो आपका जो सेकंड पोलिनोमियल आएगा वो आएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो ये एक लॉन्ग सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व करने पर आपकी अच्छी खासी मेहनत लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग, यूजिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ चाइल्ड्स प्रोग्रेस। यानी कि पेडागोजी से रेलेवेंट पोर्शन आ गया है। आप एक बच्चे की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं थ्रू आउट द वे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको असेसमेंट करनी होती है। What type of test is easier for student who cannot write long answer? अगर लॉन्ग आंसर नहीं लिख सकता तो आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले सकते हैं, जिसमें MCQs भी आ जाते हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, या फिर आप वो ट्रू और फॉल्स भी कर सकते हैं। Which one shows a student's position in the group by percentage of students? तो इसमें हम परसेंटाइल रैंक लेते हैं। A student's best work is mostly collected by the teacher in the form of एक स्टूडेंट का जो बेस्ट वर्क होता है उसको टीचर कलेक्ट करता है पोर्टफोलियो की फॉर्म में। साइकोलॉजी का लिटरल मीनिंग है स्टडी अबाउट
माइंड एंड सोल। तो माइंड एंड सोल हमारा यहां पे राइट आंसर है। द प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ मेच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, इट इज नोन एज। अच्छा, अगर प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं वक्त के साथ साथ और बेहतर होती चली जा रही हैं तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। द सेंट्रल फोकस ऑफ पीरियड एजुकेशन इज ऑन डैश बिकॉज इट इनेबल्स द इंडिविजुअल्स टू बी कोपिंग विद सिचुएशन। तो सेंट्रल फोकस क्या होता है पीरियड एजुकेशन का? इसका होता है कि जो कैंडिडेट है या स्टूडेंट है वो थिंकिंग को इंप्रूव कर ले, तो इसका मेजर जो फोकस होता है वो थिंकिंग पर होता है। पेडागोजी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज डिफाइंड एज any form of teaching and learning in which the teacher and learner are not in the same place at the same time। इसको हम डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, क्योंकि अगर वो सेम टाइम पर सेम जगह पर नहीं होंगे तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है यही डिस्टेंस लर्निंग होती है। The method in which some general laws and rules are given to students first and then they are asked to apply those rules to different singular cases। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, यानी कि जिसमें आप जर्नल लॉज को स्पेसिफिक कंडीशंस पर अप्लाई कर रहे होते हैं, इसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं। अगर आप स्पेसिफिक को जर्नल पे अप्लाई करेंगे तो उसे इंडक्टिव मेथड कहेंगे। तो ये रीजनिंग भी होती है, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एसएलओस, प्लान्ड एक्टिविटीज एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। तो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें एसएलओ लिखा होता है, एक्टिविटीज डिजाइन करके लिखी होती हैं और इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि क्या कुछ करना है आज क्लास में, तो इसे हम कहते हैं लेसन प्लान। तो यूं हमने आज की इस वीडियो में अरेबिक टीचर का जो टेस्ट हुआ है, एटी का टेस्ट, उसके वो 70 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं जो जर्नल हैं और तमाम कैंडिडेट्स के लिए फायदेमंद साबित होंगे। उम्मीद है इससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि पीएसटी और सीटी का टेस्ट अभी रहता है, तो उसके लिए हम 20 अप्रैल से सेशन का आगाज कर रहे हैं। उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।